ग्रीटिंग्स टू ऑल, आप सभी का स्वागत है द फीडियास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग हर एक एग्जाम में देखने को मिलती है और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है रीजनिंग को। हमें सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। एक बार हमने जो सिलेबस है उसको हमने कर लिया है, कवर कर लिया है, उसके बाद हमें क्या करने हैं, मिक्स क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि जैसे कि एग्जाम्स में भी आते हैं। तो मिक्स क्वेश्चन करते रहेंगे और धीरे धीरे करके हम जो हमारे कुछ डाउट्स जो के अंदर आते हैं हम उनको भी पूरा करेंगे, उनको दूर करेंगे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं उसको हम करते रहेंगे। टच में ज़रूर रहना है। सिर्फ अगर आप टच में रहते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम वाले दिन। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हम तैयारी कर लेंगे, पढ़ लेंगे क्योंकि रीजनिंग तो इजी वाला सब्जेक्ट होता है, तो ऐसा नहीं है। आपको बीच बीच में आपको रीजनिंग के टेस्ट देते रहना पड़ेगा, जैसे कि आप जो दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके देते हैं। टेस्ट जो होते हैं वो आप देखिए करके कि कैसे आपके स्कोर आते हैं, कहाँ पे आपके वीक एरियाज़ हैं, आपको उन पे काम करने की ज़रूरत है। और जो प्रैक्टिस हम कराते हैं आप उनको भी साथ साथ आप कर सकते हैं। तो हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो क्वेश्चन है हम कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनसे हमने ये क्वेश्चन उठाए हैं। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप मतलब कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाए। तो क्वेश्चन है ये है आपके सामने, यदि ME को 68 के रूप में, JAM को 133 के रूप में कोडित किया जाता है तो केयर को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। इफ़ ME is coded as 68, JAM is coded as 133, then how will care be coded as। तो यहाँ पे जो M और E है, M इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में 13 नंबर पे होता है और जो E है वो 5 नंबर पे होता है। यहाँ 13 और 5 से हमें क्या जाना है, 68 पे जाना है। इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ करके तो हम नहीं जा सकते। 13 और 5 18 होते हैं, ठीक है। और ये 18 के जो टेबल होती है उसके आसपास भी 68 नहीं आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 13 की 5 से गुना करके 68 के पास जा सकते हैं। 13 गुना 5 कितना होता है, 65 होता है। 13 गुना 5 65, और इसमें 3 अगर हम ऐड कर देते हैं 68 बन जाता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे चेक करें तो J10 इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आता है। देखो भाई, आपको ये वाली चीज़ याद करनी ही पड़ेगी कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है। अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले हम एक पेज पे लिख देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये पहले से ही याद होनी चाहिए, टिप्स पे याद होनी चाहिए कि कोई भी अल्फ़ाबेट आपसे पूछे तो आप एट वंस एकदम से उसका जो नंबर होता है वो आप बता सकें। जैसे कि J है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में 10वें नंबर पे होता है, A पहले पे होता है और M 13 पे होता है। हमें क्या करना है, 133 पे जाना। तो 133 पे जाने के लिए अगर मैं तीनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 गुना 1 10, 10 को 13 से गुना करेंगे तो 130 आता है। और 130 में जैसे यहाँ पे 65 में 3 ऐड किया था, ऐसे ही 130 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 133 आ जाएगा। ऐसे ही जो केयर है उनके जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स निकल के आएंगे उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। CARE, C 3 नंबर पे होता है, A 1 नंबर पे होता है। इनको सबकी आपस में क्या होगी भाई, मल्टीप्लाई होगी। R 18 नंबर पे होता है और E 5 नंबर पे होता है, ठीक है। 18 को 5 से गुना करते हैं तो 90 आता है। अब यहाँ पे क्या बचा, ये बचा। अब इनकी आपस में गुना करेंगे, 90 गुना 1 90, 90 की 3 से गुना करेंगे 270 होता है। और इसमें जैसे कि हमने यहाँ सभी में +3 किया था, यहाँ पे भी +3 किया था, तो यहाँ पे भी +3 करेंगे। ये क्या आ जाएगा, 273 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में हमें दिया हुआ है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। बस इसमें क्या होता है, हमें इनकी जो नंबरिंग है वो याद करनी होती है कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है भाई। क्वेश्चन लगता है कि थोड़ा सा टफ है, बट ये टफ नहीं होते, काफ़ी इजी होते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझ में आनी चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलता है, एक सप्ताह तक चलने वाले सांस्कृतिक उत्सव में 6 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी है, ठीक है। जिसमें क्या क्या नाम है, अविनाश है, ज्योति है, दिलप्रीत है, हिमेश, गरिमा और उदय। इसमें से प्रत्येक कलाकार की प्रस्तुति सोमवार से होकर
शनिवार तक एक ही सप्ताह के 6 अलग अलग दिनों में होती है। ठीक है भाई, मंडे टू सैटरडे इनकी अलग अलग आदमियों की अलग अलग होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह इसी क्रम में हो जैसे कि उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जैसे इनके नाम लिखे हैं, जैसे अविनाश पहले लिखा है, ज्योति फिर दिलप्रीत, इसी क्रम में नहीं है, ये आगे पीछे है। ठीक है, अब कितने दिन होती है? 6 दिन होती है, यानी कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक होती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं मंडे, ट्यूसडे दूसरा दिन, तीसरा दिन वेडनेसडे होती होगी किसी की, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे और उसके बाद सैटरडे होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या बोलता है। गरिमा की प्रस्तुति पहले केवल दो कलाकारों की प्रस्तुति निर्धारित है, यानी कि गरिमा की प्रस्तुति से पहले कितने कलाकार हैं? 2 कलाकार हैं, यानी कि गरिमा का नंबर कब आता है? वेडनेसडे के। यहाँ पे मैं इसका नाम ले देता हूँ, ये क्या है? गरिमा से पहले 2 कलाकार प्रेजेंटेशन करते हैं, अपना जो सांस्कृतिक उत्सव है उसमें अपनी जो उन्होंने प्रेजेंट करना होता है वो करते हैं। ठीक है, ये आर्टिस्ट है, गरिमा से पहले 2 करते हैं, तो यानी कि गरिमा को वेडनेसडे को नंबर आया था। उसके बाद देखते हैं, मंगलवार को ज्योति, शनिवार को अविनाश की प्रस्तुति है, यानी कि जो ट्यूसडे है तब कौन करता है? ज्योति प्रेजेंट करती है, और सैटरडे को कौन? अविनाश करता है। तो यहाँ पे हम अविनाश लिख देते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, दिलप्रीत की प्रस्तुति के बाद केवल एक कलाकार की प्रस्तुति है, यानी कि सिर्फ एक कलाकार, तो उसके बाद छुट्टी हो जाती है, यानी कि 6 दिन समाप्त हो जाते हैं। तो जो दिलप्रीत है उसका नंबर कब आया होगा? दिलप्रीत का नंबर आया होगा फ्राइडे को, तो यहाँ पे मैं दिलप्रीत का नाम लिख देता हूँ। दिलप्रीत के बाद सिर्फ एक कलाकार की प्रस्तुति होती है, वो कौन है कलाकार? वो है अविनाश। ठीक, अब उदय की प्रस्तुति दिलप्रीत और गरिमा की प्रस्तुति के बीच में नहीं है। गरिमा यहाँ पे है, दिलप्रीत यहाँ पे कौन नहीं है? यहाँ पे उदय नहीं है। उदय की जो प्रस्तुति है वो दिलप्रीत और गरिमा के बीच में नहीं है, तो कहाँ पे? एक स्थान ही तो बचा ना, उसके अलावा जहाँ पे नहीं होगा तो कहाँ पे होगी? उदय की होगी यहाँ पे। अब कौन बचा है भाई? अब बचा है, देखो, अविनाश हो गया है, ज्योति हो गई, दिलप्रीत, हिमेश बचा है भाई, हिमेश बचा है ना। यहाँ पे हिमेश का नाम कहीं नहीं लिखा हुआ, तो जो एक जगह प्लेस है वो थर्सडे को कौन करेगा? हिमेश करेगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है? निम्नलिखित में से किसकी प्रस्तुति सोमवार को? तो सोमवार को किसकी होगी? उदय की हो जाएगी, जो कि ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखा, काफी आसान क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं तो काफी इजी क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से लिया गया है भाई। इसमें क्या बोलता है? चित्रा, दीक्षा, इम्तियाज, कैट, मोनिका, प्रिया और यतीन एक गोल मेज के पारित केंद्र की ओर अभिमुख होकर के बैठे हैं। चित्रा के निकटतम पड़ोसी यतीन और सोनिका है। दीक्षा न तो मोनिका की और ना ही इम्तियाज के निकटतम पड़ोसी है। प्रिया, जो कि दीक्षा के बाएं दूसरे स्थान पर है, के निकटतम पड़ोसी कौन कौन है? कैट और इम्तियाज है। दीक्षा के दाएं बिल्कुल बगल में कौन बैठा है, ये हमें बताना है। तो कितने बंदे हैं भाई? ये टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 7 बंदे बैठे हुए। एक जो चित्रा, दीक्षा, इम्तियाज, कैट, मोनिका, प्रिया एंड यतीन आर सिटिंग अराउंड ए राउंड टेबल फेसिंग द सेंटर। एक राउंड टेबल है, यहाँ पे हम एक राउंड टेबल बना देते हैं। हो गई। इसमें टोटल कितने बंदे होंगे? टोटल 7 बंदे हैं, तो 7 बंदों को बैठाएंगे तो एक बंदा यहाँ पे हमने बैठा दिया, 2 3 4 5 6 और एक ये 7। देखो, ये 7 जो प्लेसेस है हमने यहाँ पे डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे सातों के सातों बैठेंगे, और जो उनका फेस होगा वो कहाँ होगा? सेंटर की ओर होगा, यानी कि अंदर की ओर होगा। अब आगे क्या बोलता है? चित्राज इमीडिएट नेबर आर यतिन एंड सोनिका। देखो, क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर जहाँ पे भी कंफर्म कंडीशन हमें मिल जाती है, हम वहां से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कंफर्म कंडीशन नहीं है, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि जो चित्रा के जो इमीडिएट नेबर है यतीन और सोनिका है, हमें इसमें ये नहीं पता कि कौन किसके लेफ्ट या राइट में बैठा हुआ है। ठीक है, अब अगली लाइन पे आते हैं। दीक्षा इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ मोनिका नॉर इम्तियाज। जो दीक्षा है वो ना तो इमीडिएट नेबर है मोनिका की और ना ही इम्तियाज की। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है?
प्रिया हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दीक्षा। यहाँ पे कंफर्म कंडीशन है, जो प्रिया है हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दीक्षा, जो दीक्षा के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन है, प्रिया। तो यहाँ पे कौन बैठा दिया उन्हें, दीक्षा को, और इसका जो सेकंड लेफ्ट पे कौन है, यहाँ पे कौन है, प्रिया है। तो यहाँ पे मैंने प्रिया को बैठा दिया। देखो ये है कंफर्म कंडीशन, और यहीं से जहां से भी सीटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर में कंफर्म कंडीशन मिल जाती है, कौन किसके कहाँ बैठा हुआ है, कंफर्म है कि ये सेकंड नंबर पे बैठी है प्रिया दीक्षा के लेफ्ट से। ठीक है, तो हमने इसको बिठा दिया। अब आगे इसको दोबारा से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे चलो ये इसको लाइन को पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। जो प्रिया हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ दीक्षा हैज इमीडिएट नेबर केट एंड इम्तियाज। जो प्रिया है उसके इमीडिएट नेबर कौन है, कैट और इम्तियाज। अगर कैट यहाँ पे बैठी है तो इम्तियाज कहाँ होगा, यहाँ पे बैठा होगा। अगर इम्तियाज यहाँ पे बैठा है तो कैट कहाँ पे बैठेगी, यहाँ पे बैठेगी। यानी कि इनमें हमें वी आर नॉट श्योर कि कौन कहाँ पे बैठा है, तो हम इसको अभी के लिए यहाँ पे ऐसे बैठा लेते हैं, क्योंकि जो कैट और इम्तियाज है वो प्रिया के इमीडिएट नेबर हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले एक बार ये भी देख लेते हैं। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ दीक्षा। ये भी और अच्छी बात है भाई, हमें यहाँ पे बताना है कि जो दीक्षा है उसके राइट में कौन बैठा है। तो ये वाले जो है ये तो फिक्स हो गए। टोटल कितने बंदे हो गए, 4 बंदे बैठ चुके हैं। यहाँ पे हमें इनका नहीं है श्योर, इसका इम्तियाज का और कैट का। ठीक है, वी आर नॉट श्योर अबाउट देयर पोजीशन, बट ये हमें ये है कि वो प्रिया के लेफ्ट टू राइट में बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे जो यहाँ से इसको दोबारा शुरू करते हैं। चित्राज इमीडिएट नेबर आर यतिन एंड सोनिका। जो चित्रा है उसके जो इमीडिएट नेबर हैं वो कौन है, यतिन एंड सोनिका। देखो अब जो प्लेसेस है वो कितने खाली है, प्लेसेस 3 खाली हैं, एक पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो जो पहली लाइन है उसमें क्या बोलता है, जो चित्रा के इमीडिएट नेबर कौन है, यतिन और सोनिका। यानी कि चित्रा बीच में बैठी है। बीच में का मतलब यहाँ पे बैठी हुई है, कौन बैठी है, चित्रा बैठी हुई है। यहाँ पे कौन बैठी है, चित्रा बैठी है। और इसके जो इमीडिएट नेबर कौन है, यतिन एंड सोनिका है। यानी कि यहाँ पे आंसर या तो यतिन आना चाहिए या सोनिका आना चाहिए। एक बार हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं क्या। यतिन तो दे रखा है, सोनिका नहीं दे रखी है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यतिन यहाँ पे बैठेगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व किया जा सकता है। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमें ये पता है जो चित्रा है, जो चित्रा कहाँ पे, चित्रा के जो इमीडिएट नेबर हैं वो कहाँ पे हैं, इस लाइन के अकॉर्डिंग चित्राज इमीडिएट नेबर्स आर यतिन एंड सोनिका। यानी कि चित्रा बीच में बैठी है। तो जो दीक्षा, हमें यहाँ पे बताना दीक्षा के राइट में कौन बैठेगा, तो दीक्षा के राइट में या तो यतिन बैठेगा या सोनिका बैठेगी। तो ऑप्शन हमें देखने थे, ऑप्शन हमें देख लिए कि सिर्फ इन दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया हो यतिन, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर सोनिका दिया होता तो हमें कंफर्म निकालना होता है कि भाई कौन किसके, जो चित्रा है उसके लेफ्ट राइट में कौन कौन बैठा है। ठीक है, तो इन ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे और काफ़ी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है भाई आज की क्लास में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो क्लास है वो अच्छी लग रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी आगे आने जो क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी। जैसे कि ये ही क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या बोलता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पर्ल इज कॉल्ड एम्बरल्ड। ठीक है, एम्बरल्ड इज कॉल्ड रूबी, रूबी इज कॉल्ड डायमंड, डायमंड इज कॉल्ड सफायर। देन व्हाट इज द प्रीशियस ग्रीन कलर्ड जेम इन सेम लैंग्वेज। ये आपको लगता होगा कि ये अजीब से नाम है, बट ये अजीब से नाम नहीं है। ये आपने सुने भी हुए होंगे, जो अंगूठी पहनते हैं उनमें एक पत्थर डाला जाता है। जो पत्थर के नाम होते हैं ना वो यही है। कोई एम्बर्ल है, कोई रूबी है, कोई डायमंड है, कोई सफायर है। तो ये क्या होते हैं, जम होते हैं। ये इनको पन्ना, जैसे ये पन्ना है, ये लिखा हुआ ना मोती को पन्ना, ये जो है पर्ल, ये सब क्या है, ये नाम लिखे हुए हैं और इनके कुछ ना कुछ कलर होते हैं। तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज द प्रीशियस ग्रीन कलर्ड जम इन द सेम लैंग्वेज, तो उसको क्या कहेंगे। तो हमें ये सबसे पहले ही क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ग्रीन होता है वो कौन सा होता है और उसको क्या कहा गया, तो वो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो एग्जामिनर है उसने आपकी जनरल नॉलेज भी चेक करने की कोशिश की है। भाई बहुत शानदार क्वेश्चन दिया है ये वाला। तो आई होप आप लोगों में से कुछ को ही पता होगा कि कौन सा जो ये जो पत्थर होता है ये कौन से कलर का होता है। यहाँ पे 4 कलर हमें दे रखे हैं,
चार जो नाम है वो हमें दे रखे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो पर्ल होता है वो होता है ऑफ वाइट, वाइट वाइट जैसा होता है, ऑफ वाइट भी बोलते हैं ना उसको। जो रूबी होता है वो रेड कलर का होता है। जो एमरल्ड है ये होता है ग्रीन कलर का। जो डायमंड है वो कलरलेस होता है, या येलो टिल्ट भी बोल देते हैं, ये कलरलेस भी हो जाता है, या येलो कलर का होता है जो टिल्ट, जो थोड़ा सा फीका टाइप का होता है ये। और जो सफायर होता है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये किस कलर के होते हैं, ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, आपको ये वाली चीज़ें भी याद रखनी है। तो अब तक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि जो ग्रीन कलर है वो हमें बताना है। तो ग्रीन कलर किसका होता है? एमरल्ड का। और एमरल्ड को क्या कहा जाता है? एमरल्ड इज कॉल्ड रूबी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रूबी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आपको इनका जो मीनिंग है, यानी कि जो इनके जो कलर्स होते हैं उनका अगर आपको पता होता है, अगर नहीं पता है तो यही क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है और बहुत बढ़िया भी लाजवाब क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 में से किसी न किसी रूप में एक समान है और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। 4 sets of letters are given, out of which 3 are alike in some way or the other and 1 is inconsistent. Select the inconsistent, यानी कि odd one out वाला ही केस है। 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा एक अलग है, क्योंकि 3 एक जैसे हैं। तो यहाँ पे JIOUT लिखा हुआ है, यहाँ के ENAP लिखा हुआ है, या DUAIP, और यहाँ AEOMZ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे ये क्या है, इनकी अगर नंबरिंग करते हैं तो ये 10वें नंबर पे होता है J, I 9 नंबर पे होता है, O 15 पे होता है, U 21 पे होता है और T 20 पे होता है। ठीक है, यहाँ अगर इनकी बात करते हैं तो 11, 5, 14, 1 और 16, ये 4, 21, 1, 9 और फिर 16। ठीक है, यहाँ 1, 5, 15, 13 और ये 26। अगर इनमें कोई देख लेते हैं कि कुछ इसमें कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ 10 से 9, 9 से 15, 15 से 21, 21 से 20। यहाँ 11 से 5, 5 से 14, 1, 16 नहीं बन रहा है। 4 से 21 नहीं, बहुत दूर है भाई। यहाँ 1, 5, 15 नहीं, यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो नहीं बन रहा है। तो हम और क्या चेक कर सकते हैं इसमें? हम ये चेक कर सकते हैं कि वोवल्स देख लेते हैं। यहाँ पे IOU वोवल्स दे रखे हैं। यहाँ पे कितने वोवल्स हैं? 2 वोवल्स हैं। यहाँ पे UAI 3 वोवल्स दे रखे हैं। यहाँ पे भी 3 वोवल्स दे रखे हैं एक साथ। ये 3 वोवल्स एक साथ थे। यहाँ पे अलग अलग थे, ये भी 3 वोवल्स एक साथ थे, IOU। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? KENAP, क्योंकि यहाँ पे 2 वोवल्स हैं और वो भी अलग अलग हैं, और बाकी जो है 3 वोवल्स दे रखे हैं और वो एक साथ दे रखे हैं, एक साथ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? KENAP इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। From the given alternatives, select the set of letters which can replace the question mark in the following series. यहाँ ACB है, DXI है, GSP है, JNW है। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे? A का मतलब 1। उसके बाद अगले वाली में क्या है? D का मतलब 4। उसके बाद क्या है? G का मतलब 7। देखो इनमें 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 3 प्लस हो रहे हैं सभी। तो अगला क्या होना चाहिए? 13 होना चाहिए। 13 पे क्या होता है? M होता है। M कहाँ पे? ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में दे रखा है, तो ये हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, देख लेते हैं। यहाँ B है, B 2 पे होता है। उसके बाद लास्ट में I 7, 9 पे होता है, यानी कि 7 इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद P 16 पे होता है, यहाँ पे भी 7 ऐड किया है, यानी कि 2 से 7 ऐड करेंगे 9 बन जाएगा, 9 से 7 ऐड करेंगे 16 बन जाएगा, 16 से 7 ऐड करेंगे तो क्या बनना चाहिए? 23 बनना चाहिए। 23 बिल्कुल बन रहा है, और 23 में फिर से 7 ऐड करेंगे तो क्या बनता है? 30 बनता है। अब हमें ये देखना है कि 30 कौन से नंबर पे होता है। देखो जो Z होता है वो 26 पे होता है,
जेड के बाद ए शुरू होता है, फिर बी सी डी, तो 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29, 29 के बाद 30। हमें 30 पे ही तो जाना था, 30 पे क्या आएगा, डी आएगा, जो कि डी कहाँ पे दे रखा, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की सही व्यवस्था को उस क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। Select the option that indicates the correct arrangement of the given words in the order in which they appear in an English जो डिक्शनरी होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंग्लिश जो डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो यहाँ पे GEN मुझे दिख रहा है सभी में, सबको काट देते हैं। यहाँ ई देखो, पहले में O है, फिर E है, फिर E है, फिर O है, फिर E है। तो हमें ये बताना है कि इंग्लिश डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग इनका जो कर्म होगा वो क्या होगा। तो ई पहले आता है या ओ पहले आता है, तो आता है ई पहले। तो यानी कि सबसे पहले पे बी ऑप्शन जो हमारा आंसर हो सकता है वो सी हो सकता है और ई हो सकता है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो चौथे और पांचवें नंबर पे आएंगे ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या आएगा भाई। यहाँ ई है, यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी ई है। ठीक है, काट दिया हमने। इसके बाद यहाँ टी है, यहाँ आर है और यहाँ आर है। तो पहले क्या आता है, आर और आर आता है। अब इसके बाद यहाँ ए है और यहाँ पे ओ है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, ऑप्शन सी पहले पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा, पहला ऑप्शन कट गया और ये वाला ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सीधे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी अलग दिया हुआ है, ए अलग दिया। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट के जो दो है ना, देखो ए ये वाला और ये वाला, ये लास्ट में आएंगे, है ना, लास्ट में आएंगे। तो एक बार इनको ही चेक कर लेते हैं कि लास्ट में कौन सा आएगा। यहाँ पे क्या है, ओ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे क्या है, सी है और यहाँ पे क्या है, एम है। तो इन दोनों में बाद में कौन आएगा, बाद में आएगा ये वाला और ये होगा सबसे लास्ट वाला। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला क्या है, ऑप्शन डी। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले वाला निकाल दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सबसे लास्ट वाला, जो सबसे लास्ट वाले कौन थे, ए और डी में से। तो और ए और डी में मैंने देख लिया कि जो लास्ट में कौन आएगा वो हमें मिल गया ये वाला। तो ये इसके हिसाब से हमारा आंसर हमें ऑप्शन 3 मिल गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 में से किसी न किसी रूप से एक समान है, जो 3 है, और एक असंगत है। उस असंगत शब्द युग्म का चयन करना है। 4 pairs of words are given, out of which 3 are alike in some way or the other and 1 is inconsistent, यानी कि ओड है। हमें बताना है ओड वाला जो बताना है। तो ब्रूड और चिकन, देखो शाव और चूजा। ब्रूड क्या होता है, एक झुंड होता है, एक बहुत सारे छोटे छोटे चूजे होते हैं जो एक झुंड में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन सी पे देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी पे अभी होल्ड करते हैं, ऑप्शन सी देखते हैं। फ्लॉक एंड शीप, जो शीप होते हैं, जो भेड़ होते हैं, वो एक झुंड में होते हैं। जो 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 भेड़ों का जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लॉक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। और जो जो चूजे होते हैं उनका झुंड को क्या बोलते हैं, ब्रूड बोलते हैं। और जो मछली होती है, मछली शोल, यानी कि आपने देखा होगा फोटोज, बहुत सारी मछलियां एक साथ जो पानी के अंदर, जो ट्रांसपेरेंट जिसमें पानी बिल्कुल क्लियर दिखता है, तो बहुत सारी मछलियां एक साथ जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको शोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, शोल, यानी कि वो भी क्या होता है, एक झुंड होता है। ठीक है, तो जो ये ब्रूड है, ये फ्लोक है, ये शोल है, ये क्या होते हैं, ये झुंड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, झुंड को बोलते हैं। और ये अलग अलग जानवर के लिए अलग अलग यूज किया जाता है। बट यहाँ पे जो है कैटल, वो क्या है, ये झुंड नहीं होता, ये क्या होता है, मवेशी होता है। और कैटल के साथ क्या यूज किया जाता है, अगर झुंड की बात करते हैं, मवेशी झुंड में रहते हैं तो उसको बोलते हैं हर्ड। क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ओड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं भाई क्या है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5 अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। Select the alternative that is related to the 5 letter set in the same way as the second letter group is related to the first letter group and the 4 letter group is related to the third letter group। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी इनके अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो किस नंबर पे होते हैं वो लिख लेते हैं। P होता है 16 नंबर पे, X होता है 24 नंबर पे, B होता है 2 नंबर पे, ठीक है, Q होता है 17 नंबर पे, Z होता है 26 नंबर पे और E होता है 5 नंबर पे। ठीक है,
तो यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे +2 हो गया और यहाँ पे +3 हो गया। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। N14E5A1 O15 पे होता है, G7 पे होता है और D4 पे होता है। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 14 जमा 1 15, 5 और 2 7, 1 और 3 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ +1 हुआ, यहाँ +2 हुआ, यहाँ +3 हुआ। ऐसे ही यहाँ पे भी +1 हुआ था, फिर +2 हुआ था, +3 हुआ था। इसमें भी वही पैटर्न फॉलो करेगा। D4 पे होता है, U21 पे होता है और W23 पे होता है। तो 4 में +1 करते हैं तो क्या आता है, 5 आता है और 5 का मतलब E होता है। ठीक है, U में अगर हम +2 करते हैं, U में +2 करेंगे तो 21 में +2 करेंगे तो 23 होता है। 23 का मतलब क्या होता है, W होता है। ठीक है, और W है यानी कि 23 में 3 प्लस करते हैं तो क्या आता है, 26 होता है। और 26 पे मतलब क्या होता है, इंग्लिश अल्फाबेट Z होता है, यानी कि EWZ ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये क्वेश्चन इस क्लास का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हो। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है। जो अलग है उसे चुनना है। 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the one that is different. ठीक है भाई, वही ओड वन आउट वाला क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे भी आपकी जो रीजनिंग नहीं, यहाँ पे आपको जीएस चेक करने वाला है। इस क्वेश्चन के अंदर आपकी जीएस कैसी है। तो यहाँ पे पास्कल लिखा हुआ है, वोल्ट लिखा हुआ है, करंट लिखा हुआ है, न्यूटन लिखा हुआ है। तो जिसको पता है कि पास्कल, वोल्ट और न्यूटन है, ये क्या होते हैं, ये यूनिट होते हैं टू मेजर समथिंग। करंट इज नॉट ए यूनिट टू मेजर समथिंग। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को जो क्लास है आज की बहुत अच्छी क्लास लगी होगी भाई। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो यू कैन लाइक आवर क्लास। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छी अच्छी क्लासेस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।